अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो इंतहाई हकाइक पर मबनी होगी और आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी तल्ख बातें करूंगा, कुछ ऐसे तारीखी हकाइक आपको बताऊंगा कि जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान में हर रहने वाला इंसान, यानी कि उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, उसका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से हो, किसी भी यानी वो फील्ड का बंदा हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी जो है फील्ड से, किसी भी शोबाए जिंदगी से उसका ताल्लुक, उन तमाम से आज की वीडियो के अंदर मैं मुखातिब हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि बेसिकली आज जिस मुल्क पाकिस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे हमें पूरी आज़ादी हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर जो हमारे इर्द गिर्द का हमें माहौल मिलता है, जिस तरह इर्द गिर्द के वाकयात हमारे सामने रहनुमा होते हैं, हमारे मुल्क में बेशुमार चीज़ें हैं जो आपसे भी ढकी छुपी नहीं है। यहाँ पे ला कानूनियत बेशुमार है, यहाँ पे हर इंसान दूसरे इंसान को लूटने के चक्कर में लगा हुआ है, यहाँ पे हर बंदा दूसरे बंदे के ऊपर सबकत हासिल करने पे लगा हुआ है। यानी अगर किसी भी इंसान को अल्लाह की तरफ से कोई इख्तियार मिला हुआ है, परवरदिगार की तरफ से कोई इनायत हुई हुई है, बजाय कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे, बजाय कि उसको वो अच्छे रास्ते में इस्तेमाल करे, किसी को फायदा दे, किसी की मुश्किल को आसान करे, बल्कि हमें यहाँ पे ये नजर आता है कि हर इंसान दूसरे इंसान को लूटने में लगा हुआ है। लाकानूनियत बेशुमार है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, हर बंदा दूसरे बंदे से नफ्सा नफ्सी रखी हुई है। तो इन तमाम चीजों के अंदर हमें एक वर्ड मिलता है और ये लफ्ज आपने भी सुना होगा कि यार पाकिस्तान है और पाकिस्तान है चलता है, या बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान बना क्यों था। यानी कि बदकिस्मती से ये लफ्ज मुझे कहता है वो बड़ा अजीब लग रहा है। हमें ये लफ्ज मिलता है बेशुमार जगह पे कि यार ये पाकिस्तान क्यों बना, ये पाकिस्तान ना बनता तो बेहतर था, ये पाकिस्तान आजाद ना होता तो बेहतर था, इस मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह है, उस तरह, मतलब बेशुमार बातें हमें मिलती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की वो शख्सियत कि जिसने अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने हिंदुओं के खिलाफ पूरी दुश्मनी मोल ले ली थी, जिसने अपना तमाम कैरियर दाव पे लगा दिया, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी दाव पे लगा दी, बल्कि अगर यहां तक कहूं कि जितना यानी कि जितनी लालच उनको जो है ऑफर हुई, उन तमाम चीजों को उन्होंने ठुकरा कर पाकिस्तान बनाने के लिए वो तमाम तर कोशिशें जो है वो आजमाते रहे और पूरी कोशिश की उन्हें कि किसी तरह मुसलमानों को जो है उनके हकूक मिले, उनकी आज़ादी मिले और मुसलमान अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के फाउंडर जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनके बारे में बेशुमार कई दफ़ा में ये चीज़ सुनने को मिलती है। बेशुमार लोग उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं कि यार कायदे आज़म ने पाकिस्तान आज़ाद ना करते बेहतर था, कायदे आज़म जो है वो क्यों उन्होंने आज़ाद किया, और ये और वो बेशुमार किस्म की हमें बातें सुनने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा ब्रेन थे, एक ऐसा दिमाग था कि जिन्होंने बहुत पहले जो है वो ये चीज़ देख ली थी और उसके बाद जो उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद लड़ी। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तमाम जद्दोजहद कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज़ादी मिली। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस टाइम पे उन्होंने सियासत ज्वाइन की तो वो उस टाइम पे जो है वो इतने ज़्यादा बड़ी कोई नामवर थे नहीं। अलबत्ता लॉ की फील्ड के अंदर उनका बड़ा नाम था, वो मुंबई हाई कोर्ट के सबसे नामवर बैरिस्टर समझे जाते थे उस दौर के अंदर। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब शुरू की अपनी तालीमात हासिल की, शुरू में वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए, तो आप याद रखें एक बात कि आज़ादी की जद्दोजहद और ख़ास तौर पे कायम पाकिस्तान की जद्दोजहद जो है वो 1940 के बाद शुरू हुई। 1940 से पहले कायदे आज़म के बारे में आज जिस तरह लोग बात करते हैं, जिस तरह कहते हैं कि आज़ादी नहीं होनी चाहिए थी, उस दौर में भी बेशुमार लोग थे जो ये कहते थे कि कायदे आज़म जो है वो मुसलमानों की जो जद्दोजहद है, यानी जो टू नेशन थ्योरी की हकीकत थी। हालांकि टू नेशन थ्योरी के जो बानी है वो तो सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने 1867 के अंदर ये बात सामने रखी थी कि पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग स्टेट्स हैं, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। ये उस टाइम पे उन्होंने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कि जिस टाइम पे उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो उठ के सामने आ गया था। लेकिन सर सैयद अहमद खान की उस वक्त बेशुमार ऐसे लोग थे जो ख़ास तौर पे जो जमातुल हिंद के लोग थे, उन्होंने उनकी इस बात को नहीं माना था। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि क़याम पाकिस्तान जो 1940 के बाद जिसने जोर पकड़ा और पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद शुरू हुई, ये जो जद्दोजहद थी ये 1940 से पहले ना होने के बराबर थी। हाँ, ये चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि क़याम पाकिस्तान की जो बुनियाद है ये 1940 की जो करारदाद थी उसके बाद इसने जोर पकड़ा, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने जिस दौर में कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कल्चर हैं, दो अलग जो है ये इनके तमाम मज़ाहिब, इनकी तमाम चीज़ें जो है वो एक दूसरे से अलग हैं, तो उस दौर के अंदर भी लोग सैयद अहमद खान को जो है वो नहीं मानते थे, उनकी इस थ्योरी को लोग गलत कहते थे। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी शुरू हुई तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुंबई हाई कोर्ट से जो है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए। शुरू में उन्होंने जो है INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, उसके
उसके बाद उन्होंने 1913 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूरियां इख्तियार करना शुरू कर दी थी। उसकी वजह यह थी, अब यहां से आपको समझ आएगा कि कायदे आजम की वो कुर्बानियां, वो चीजें जिसका आज लोग जो है लोग जानते नहीं है और कायदे आजम को गलत कहते हैं या उनकी पॉलिसियों को गलत कहते हैं। 1913 के अंदर कायदे आजम ने कांग्रेस से दूरी इसलिए इख्तियार की थी क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि अब जो है यहां पे मुस्लिमों को यानी मुसलमानों को, कि जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो मुसलमानों को यहां पे दबाया जाएगा, यानी एक बड़ी मेजॉरिटी के अंदर मुसलमानों को जो है वो प्रेस किया जाएगा, मुसलमानों को हिंदुओं की मेजॉरिटी के अंदर दबाया जाएगा और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद मुसलमानों को हिंदुओं का गुलाम बना लेंगे। और उसके बाद 1916 में कायदे आजम और जो गांधी जी थी, इनकी पहली मुलाकात लखनऊ पैक्ट के ऊपर हुई, जहां पे सूबाई असम्बलियों के अंदर मुसलमानों के हकूक की बात हुई। यहां से तो गांधी और कायदे आजम की जो है वो मुलाकात शुरू हुई। लेकिन 1920 की जो तकरीर है कायदे आजम की आप देख ले तो उसमें कायदे आजम ने कहा कि मैं कांग्रेस से जो है वो बिल्कुल अलग इसलिए होना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस के अंदर मुसलमानों के हकूक की बात नहीं होती, यानी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अंदर हिंदुओं के हकूक की बात होती है और मुसलमानों के हकूक की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि जो उस दौर के अंदर जो आरएसएस थी उसकी बुनियाद तो बेशक नहीं रखी गई थी, लेकिन जो एक हिंदू नेशनलिज्म जो एक हिंदुत्व की सोच थी उसको जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी। और कांग्रेस के अंदर बेशुमार लोग थे कि जो हिंदुओं की बात करते थे, मुसलमानों की बात नहीं करते थे। तो इन तमाम चीजों को देखकर कायदे आजम ने 1920 के अंदर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी, उससे रिजाइन दिया और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर आ गए और वहां से उन्होंने मुसलमानों की हकूक की बात करनी शुरू की। अब ये चीज आप अपने जहन में बताएं कि जब कायदे आजम ने मुसलमानों के हकूक की बात करना शुरू की तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो लोग जो कायदे आजम के दोस्त माने जाते थे या जो कायदे आजम को अपना दोस्त मानते थे, वो कायदे आजम के खिलाफ होना शुरू हो गए और पूरी तरीके से कायदे आजम के खिलाफ खुल के आ गए थे। उसके बाद जब आरएसएस की बुनियाद 1925 में रखी गई, जो कि नाजी पार्टी, हिटलर की पार्टी से मुतासिर होकर बनी थी, तो वहां से मजीद एंटी मुस्लिम जो एक सेंटिमेंट था वो बिल्टअप होना शुरू हुआ और कायदे आजम के खिलाफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे वो जो है वो पूरी तरीके कायदे आजम के खिलाफ मैदान में आ गए। यहां पे कायदे आजम ने सिर्फ मुसलमानों के हकूक के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनसे भी दुश्मनी मोल ले ली, अंग्रेजों के खिलाफ भी वो तहरीक चला रहे थे। खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे जिन मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं ने जो है वह एहतजाज किया, कायदे आजम उनका साथ भी दे रहे थे। अब यहां से हिंदू मुस्लिम जो है वो पूरी तरीके से एक बहस शुरू हो गई थी और कायदे आजम जिन्होंने अपने सबसे बेस्ट गांधी दोस्त के साथ जो है वो इख्तिलाफ किया, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के हकूक के लिए। अब उसके बाद जब 1928 और 1929 के अंदर जब कायदे आजम ने 14 नकात पेश किए, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने खुल के मुसलमानों की तारीफ की, जो है वो फेवर किया। अच्छा, यहां पे मुसलमानों को उस टाइम भी, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आज जिस वेस्ट पाकिस्तान में हम रहते हैं या जिस जगह पे हम ज़ाहिर इस पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा नहीं रहा है 71 के बाद, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ उस दौर में भी अपोजिशन में बहुत लोग रहते थे। बल्कि मैं अगर आपको कुछ तहरीक का नाम बता दूं, जो बड़ी बड़ी तहरीक थी जिसके अंदर जमातुल हिंद उसके अंदर शामिल था, जमातुल अहले हदीस उसके अंदर शामिल थे, खाकसार मूवमेंट उसके अंदर शामिल थी, खिदमतगार मूवमेंट उसके अंदर शामिल थी, जमात अहरुल इस्लाम उसके अंदर शामिल थी और भी दूसरी जो बड़ी बड़ी जमातें थी। वो कायदे आजम को कहती थी कि आप यूनाइटेड इंडिया के अंदर रहने की बात करें, आप जो है वो यानी सेपरेशन की बात ना करें, आप ये बात नहीं करें कि सेपरेशन होनी चाहिए। लेकिन कायदे आजम ये कहते थे कि नहीं, सर सैयद अहमद खान की थ्योरी, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट में मुसलमानों के खिलाफ रूट्स करना, उसके बाद लखनऊ पैक्ट में एक तरफा तौर पे हिंदुओं की बात करना, उसके बाद कांग्रेस के अंदर हिंदुओं की सिर्फ फेवर की बात करना, तो ये तमाम चीजें कायदे आजम को नजर आ रहा था क्योंकि वो एक ऐसा ब्रेन था जिनको नजर आ रहा था कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के साथ क्या हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद बेशुमार लोग थे उस दौर के अंदर भी जो कायदे आजम की बात नहीं मानते थे। वो कहते थे कि नहीं, यूनाइटेड इंडिया में अगर ये रहे तो फिर ये बेहतर रह सकते, इसकी सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज वो लोग मान रहे हैं कि आज 75 साल बाद कि कायदे आजम की टू नेशन थ्योरी बिल्कुल सही निकली। आज भारत के अंदर जो मोदी की हुकूमत है, जो आरएसएस के हिंदुत्व की हुकूमत है, जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो कायदे आजम की थ्योरी की वो बेस्ट मानने लगे। अब कायदे आजम की जदोजहद थी वो दिन पे दिन बढ़ती शुरू हो गई। कायदे आजम ने पूरे यानी वेस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से लोगों के डोर टू डोर जाने लगे और कायदे आजम ने कहा कि देखो, आपको नजर नहीं आ रहा कि ये अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू आपको अपना गुलाम बना लेंगे और फिर आप गुलामी की जिंदगी जिएंगे। लेकिन कायदे आजम की वो बात उस दौर में भी कोई लोग नहीं मानते थे, बल्कि उल्टा कायदे आजम को की जो है वो अपोजिट हो गए थे, कायदे आजम के खिलाफ हो गए थे कि नहीं भाई, कायदे आजम तो अपनी सियासत जो है वो चमका रहे। लेकिन पहला धचका मुसलमानों को उस टाइम लगा जब 1937 के इलेक्शन हुए और उसमें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 700 से ज्यादा नशिस्तें हासिल की। लेकिन
एक नशिश भी मुसलमानों को उसमें नहीं दी गई। यानी ऐसा नहीं है कि आपके जहन में सवाल उठ जाए कि यार इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो मुसलमान थे नहीं, बिल्कुल थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर था, लेकिन कायदे आजम की जो वो सोच थी, जो कायदे आजम कहते थे कि यार देखो, तुम्हें नहीं पता कि आज के बाद यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। तो ये टू नेशन थ्योरी पे कायदे आजम पूरी तरीके से जो है बरजमान थे। तो जब 1937 के इलेक्शन सामने और उसके बाद मुसलमानों ने देखा कि यार कायदे आजम जो कह रहे हैं वो बात तो सच साबित हो रही है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर सिर्फ हिंदुओं के हकूक की बात होती है, मुसलमानों के हकूक की बात तो होती नहीं है। तो वहां से उनको लगा कि यार अब कायदे आजम के साथ जो है वो हमें चलना चाहिए। और फिर उसके बाद 1940 में 23 मार्च 1940 जो करारदाद लाहौर पास हुई AK फजलुल हक के अंदर, तो वहां से मुसलमानों का ये नारा जोर पकड़ा कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। अब ये वो दौर था कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो ऐसी शख्सियत बन के उभरे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, खासतौर पर 1933 के बाद, क्योंकि 1932 के अंदर राउंड टेबल, 31 में कॉन्फ्रेंस हुई, 1930 में जो अल्लामा इकबाल थे उन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया। तो उसके बाद उनको ये चीज लग गई थी कि भाई अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत, कायदे आजम जैसी शख्सियत जो है, जब ये कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी मस्ट है और मुसलमानों को दबाया जाएगा, और उस दौर में भी मुसलमानों के खिलाफ बेशुमार साजिशें उस दौर में भी हो रही थी क्योंकि RSS ने अपना वजूद हासिल कर लिया था। तो 37 के इलेक्शन में मुसलमानों के कान खुल गए और फिर 1940 का करारदाद पेश हुई, और उसके बाद जो क़याम पाकिस्तान की तहरीक ने जोर पकड़ा तो वो 1947 की शक्ल में सामने आया। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किस किस्म का सेक्रीफाइस किया, किस किस्म की कुर्बानियां दी, क्योंकि आज तो हमारे तालीमी इदारों के अंदर या तारीख के अंदर हमें चीजें नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं जाती कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। देखिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे बड़ी जो कुर्बानी दी, पहले नंबर पे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उनको यानी गांधी भी उनको बॉस कहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनको रिस्पेक्ट करते थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, नेहरू थे, बड़ी बड़ी शख्सियत थी जो कायदे आजम की शख्सियत की इज्जत करते थे, बल्कि उनको ये कहते थे कि आप INC को मत छोड़ें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ना छोड़ें। पहली तो कायदे आजम ने कुर्बानी की, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खातिर। दूसरे नंबर पे उन्होंने टू नेशन थ्योरी को इतना सपोर्ट किया कि वो जो INC के लोग थे या जो RSS के लोग थे 1925 और 1920 के बाद, वो कायदे आजम के दुश्मन बन गए थे, उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। लेकिन फिर भी कायदे आजम ने जो है वो अपनी जद्दोजहद से कायदे आजम पीछे नहीं हटे। तीसरे नंबर पे कायदे आजम ने जो बरतानिया में जो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, यानी ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे थे और लैंडलॉर्ड की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि ये चीज मैं आपको बताता हूं, कायदे आजम कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे कि आप कहें कि किसी गरीब घराने से उनका ताल्लुक था, या कायदे आजम जो थे वो बहुत ज्यादा मिडिल क्लास थे। कायदे आजम के जो वालिद थे जिन्ना भाई, उनकी ट्रेडिंग एंड शिपिंग का बिजनेस था, मर्चेंट थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनीज के साथ जो है वो बिजनेस किया करते थे। लेकिन कायदे आजम उन तमाम चीजों को, यानी लैंडलॉर्ड खानदान को छोड़ा, ऐश और आराम की जिंदगी छोड़ी, बरतानिया की जिंदगी छोड़ के वो पाकिस्तान है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर कोई ऐसा बड़ा लीडर था नहीं कायदे आजम के पाएगा कि कोई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो RSS के लोग थे या जो ब्रिटिश के थे उनको टक्कर दे सके। तो कायदे आजम ने अपनी ऐश और आराम की जिंदगी इसलिए छोड़ी कि मुसलमानों को एक आजाद मुल्क मिले, मुसलमान एक आजादी के साथ अपनी जिंदगी जिए। अच्छा, यहां पे एक चीज शायद आपको पता ना हो और बहुत कम लोगों को इसका पता हो कि कायदे आजम को जो बीमारी थी वो 1940 से पहले उनको इस बात की खबर हो गई थी कि उनकी जिंदगी वो ज्यादा अरसे नहीं है। और कायदे आजम ने ये चीज शो भी इसलिए नहीं की। अगर कायदे आजम ये चीज शो कर देते कि यार मेरी कुछ दिन की जिंदगी रह गई है, तो मुमकिन था कि लॉर्ड माउंटबेटन और जो INC के लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो जद्दोजहद की जो आजादी की जो तहरीक थी, या जो ये दूसरी आलमी जंग के बाद ये फैसला हुआ था कि फौरन इन दोनों मुल्कों को सेपरेट करो, मुमकिन था कि उसको वो रोक देते कि यार कायदे आजम मर जाएंगे और उसके बाद उनकी तहरीक भी खत्म हो जाएगी और फिर यूनाइटेड इंडिया रहेगा। तो कायदे आजम ने वो जो अपनी बीमारी थी उसको भी उन्होंने सामने नहीं रखा, उसके वजह से भी वो जो है डिसाइड नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उस बीमारी की हालत में, उस मुश्किल की हालत में भी मुसलमानों के हकूक की बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, मुसलमानों को जो टू नेशन थ्योरी के मुताबिक अलग मुल्क मिल जाए और मुसलमान अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जिए और मुसलमानों को पूरा हक हो कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी इबादत कर सकें। और 11 सितंबर की उनकी तकरीर भी है कि तमाम लोग अपनी मसाजिद में, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए कामयाब हैं। अच्छा, यहां तक जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को और अंग्रेजों को लगा कि कायदे आजम उनकी किसी बात से पीछे नहीं हट रहे, तो लास्ट में उनको जो अपना गांधी जी थे, करमचंद गांधी, उन्होंने एक प्रपोजल दिया, यानी एक उनको पेशकश की। उन्होंने कहा कायदे आजम को कि अगर आप
यूनाइटेड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो क्या आप इस तहरीक से यानी आजादी की तहरीक से पीछे हट जाएंगे? यानी आसान अल्फाज में अगर हम आपको पूरे बरतानिया का, जिसके अंदर बांग्लादेश, आज मौजूदा पाकिस्तान, इस पूरे बर्रे सगीर का यानी पूरे यूनाइटेड इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर हम आपको बना दें, तो क्या आप ये जो टू नेशन थ्योरी है या जिस सोच से आप चल रहे हैं कि ये क़याम पाकिस्तान की, क्या इससे पीछे हट जाएंगे? तो उस पर कायदे आज़म का जवाब यह था कि पहले दिन से मेरा जो मुतालबा है वो मुसलमानों के हकूक के लिए, मुसलमानों की आज़ादी के लिए, टू नेशन थ्योरी के ऊपर है। मुझे वजीर आजम की कुर्सी नहीं चाहिए यूनाइटेड इंडिया के, क्योंकि मेरी तो जद्दोजहद मुसलमानों के हकूक के लिए, मुझे अपने लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब यहां पे आप 2 मिनट के लिए आप सोचें कि आज हमारे यहां आप देख लें कि एक छोटे से इख्तियार के लिए, एक छोटी सी सीट के लिए, एक छोटे से पावर के लिए, एक छोटी सी यानी इज्जत के लिए इंसान जो है आज के दौर के अंदर वो दूसरे को जान से मारने पे आ जाता है, अगले की जान लेने पे तैयार हो जाता है, अगले को जान से मारने पे तैयार हो जाता है। तो कायदे आजम जैसी शख्सियत के, जिनको वजीर आजम की, और वो कौन सा वजीर आजम की? यूनाइटेड इंडिया के वजीर आजम, यानी बरतानिया ने ये पूरी ऑफर की कि आप इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के वजीर आजम बन जाए, तो हम आपको जो है वो बना देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। गांधी जी भी इस पे मान गए, लेकिन कायदे आजम ने इनकार किया कि नहीं, मुझे नहीं बनना, क्योंकि मैं मुसलमानों के हकूक की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के हकूक की बात कर रहा हूं, और मुझे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए चाहिए। तो ये तो कायदे आजम की जद्दोजहद थी। लेकिन आज बदकिस्मती से बहुत लोग पाकिस्तान के बारे में गलत बात करते हैं, जिन्होंने तारीख नहीं पढ़ी है या जिन्होंने कायदे आजम की जो कुर्बानी है उसको नहीं देखा है। बेशुमार लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, पाकिस्तान बनना फैसला गलत था, पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती थी। बेशुमार तारीख में हमें लोग मिलते हैं, यानी कि 20 से ज्यादा ऐसी तंजीमें थी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस दौर के अंदर, जो कि अपना वेस्ट पाकिस्तान के अंदर शामिल थी, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थी, कि जो कायदे आजम के खिलाफ थी। यानी वो ये कहती थी कि सेपरेशन नहीं होनी चाहिए थी, आजादी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज इस दौर के अंदर जो भारत के अंदर सूरत हाल है, जहां एक भीड़ आती है, मुसलमानों को मार के चली जाती है गौ माता के नाम पे, तो कोई उनको इंसाफ देने वाला नहीं है। जिस तरह बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ, जिस तरह कश्मीर के अंदर वो कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों की इबादत गांव पे उन्होंने कब्जा किया, जिस तरह 8000 के करीब मंदिरों को, जो मस्जिद है उनको शहीद करके मंदिरों के अंदर चेंज किया। बाबरी मस्जिद का वाकया लेस्टेड सबसे बड़ा है, और इवन इस चीज से इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो यानी बची भी नहीं है एक तासुबाना सोच से। तो यहां पे कायदे आजम की सोच, आज भी जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं वो कहते हैं कि कायदे आजम की टू नेशन थ्योरी की सोच बिल्कुल सही थी। तो यहां तक तो कायदे आजम की जद्दोजहद, कायदे आजम का दिमाग, मेहनत, नतीजा जो था वो मैंने आपके सामने रख के आपको बता दिया। अब आज जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, यानी जिस तरह लूट मार है, जिस तरह हमारे मुल्क ला कानूनियत है, जिस तरह लोग जो एक दूसरे के ऊपर बढ़चढ़ी हासिल करने के लिए, एक दूसरे को जान से मारने के लिए तैयार है, मतलब हर वो काम कर रहे हैं कि जिसकी हमें इजाजत, यानी अगर किसी के पास ये पेन है ना और उसको इस पेन को इख्तियार करने का जो है वो मिला हुआ है यानी पावर, तो वो इस पेन को हमेशा गलत इस्तेमाल करेगा। वो नहीं चाह रहा कि मैं किसी के साथ अच्छाई करूंगा, किसी के पास इख्तियार है वो चाहता है कि मैं अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम चीजें करूं। और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में गलत कहना कि यार पाकिस्तान नहीं बनता, ये तो मुल्क ही ऐसा है, कायदे आजम ने क्यों बनाया। तो ये दरअसल उन लोगों की परवरिश गलत है, उन लोगों की सोच गलत है, उन लोगों का घराना गलत है कि जो पाकिस्तान के बारे में गलत बात करते हैं, या वो ये कहते हैं कि आजादी नहीं होनी चाहिए थी। कायदे आजम की जो जद्दोजहद थी, कायदे आजम ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर, जिस किस्म की उनको ऑफर्स हुई, उन तमाम चीजों को परवाह किए बगैर कायदे आजम ने तहरीक पाकिस्तान के लिए जिस तरह कुर्बानियां दी, जिस तरह दुश्मनी मोड़ ली, और उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद 13 महीने वो जिंदा रहे, और 13 महीने के बाद 71 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। तो याद रखें, हमें और आपको अगर पाकिस्तान को याद करना है, अगर कायदे आजम को याद करना है, तो उनकी कुर्बानियां भी अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। तारीख के उन तमाम औराक से हमें गुजरना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमें कायदे आजम की कुर्बानियां नजर आती है, जिसके अंदर हमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर्स की कुर्बानियां नजर आती है, जिसके अंदर हमें कायदे आजम की तमाम जो उन्होंने ऐश और आराम की जिंदगी छोड़ के मुसलमानों की जद्दोजहद के लिए जो है वो जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी, उन तमाम चीजों को अगर हम जहन में रखें तो हमें इस मुल्क की या पाकिस्तान की कदर हो सकती है, और हम अपने आने वाली नस्ल को पाकिस्तान की कुर्बानियों के बारे में बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं, और हाँ, आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो और हर एक आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।